पीएम की मौत के बाद यमन के हौथियों की इस्राएल को खुली धमकी। अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए हैं दुश्मन। यमन की धमकी के बाद उधर इजरायली पीएम और रक्षा मंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जानेंगे पूरा मामला और अगली खबर में आपको बताएंगे अफगानिस्तान से बेहद दुखद खबर आ रही है। आधी रात में ऐसी भूकंप जिसकी चपेट में सैकड़ों लोगों की जाने गई और साथ में आपको बताएंगे चीन में एर्दोगान और पुतिन के बीच मुलाकात। तुर्की राष्ट्रपति बोले, दोस्त हम आपका बेसब्री से इंतजार करते हैं। और इसी के साथ चीन जाने से पहले उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग ने ऐसा कदम उठाया है जिससे अमेरिका और साउथ कोरिया में भी हड़कंप मच गया है। तो बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं खबरों की। दोस्तों, यमन से एक बड़ी खबर सामने आई है। हौती सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम अल गमारी ने इजरायल को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि हाल ही में हुआ इजरायली एयर स्ट्राइक जिसमें उनके प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों को निशाना बनाया गया एक घिनौना अपराध है और इसका जवाब बेहद सख्त और दर्दनाक दिया जाएगा। अल गमारी ने अल मसीरा टीवी पर बयान देते हुए कहा, ये जघन्य अपराध हमें गाजा और फिलिस्तीन के भाइयों के समर्थन से पीछे नहीं हटाएगा। इस कायराना हमले के बाद जायूनी दुश्मन ने अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हौथी फोर्स का जवाब कड़ा और असरदार होगा और इसमें रणनीतिक और बड़े विकल्प शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सेना अपनी ताकत को हर तरह से यानी क्वालिटी और गिनती दोनों में लगातार बढ़ा रही है और बहुत जल्द पूरी दुनिया उनके कदम देखने और सुनने वाली है। वहीं खबरों के मुताबिक इस धमकी के बाद इजरायल की खुफिया एजेंसी शिन बेट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर इजरायल काट्ज की सुरक्षा बढ़ा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से इजरायल में टॉप अधिकारियों के लिए खास और असाधारण सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि हौथियों ने साफ चेतावनी दी है कि वो इस हमले का बदला लेंगे। आपको बता दें, पिछले हफ्ते गुरुवार को इजरायली एयरफोर्स ने यमन की राजधानी सना पर ड्रॉप ऑफ लक नाम से एक बड़ी कार्रवाई की थी। इसमें 10 से ज़्यादा हौथी नेताओं को निशाना बनाया गया जिनमें सेना प्रमुख मोहम्मद अल गमारी, डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल अतीफ़ी और इंटरनल मिनिस्टर अब्दुल करीम अल हौथी शामिल थे। हालांकि हौथी लीडर अब्दुल मलिक अल हौथी इस टारगेट लिस्ट में शामिल नहीं थे, लेकिन इस हमले में केवल प्रधानमंत्री और उनके मंत्री की ही मौत हुई। इस हमले के बाद माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया है और हौथियों का कहना है कि उनका बदला इतना दर्दनाक होगा कि दुश्मन को लंबे समय तक याद रहेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अफगानिस्तान एक बार फिर भूकंप की मार झेल रहा है। देश के पहाड़ी इलाकों में रविवार रात 6 तीव्रता का भूकंप आया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस के मुताबिक इसका केंद्र जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर दूर था। जलालाबाद जो करीब 2 लाख आबादी वाला देश का 5वां सबसे बड़ा शहर है, वहां पूरी रात लोग झटकों से दहशत में रहे। तालिबान सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2500 से ज़्यादा लोग घायल हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान कुनार प्रांत में हुआ है जहां 600 से भी ज़्यादा लोगों की जान गई। तालिबान के आंतरिक मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि प्रभावित इलाका काफ़ी दूर दराज और कठिन पहाड़ी क्षेत्र है। जानकारों के मुताबिक इसकी सबसे पहली वजह यह है कि भूकंप आधी रात में आया जब ज़्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे। दूसरी वजह है इन पहाड़ों में घरों की बनावट। वहाँ के ज़्यादातर घर मिट्टी और पत्थरों से बने कच्चे मकान होते हैं जो इस तरह के झटकों को झेल नहीं पाते। उथल यानी सतही भूकंप होने की वजह से धरती हिलने का असर और भी तेज़ रहा। कई घर पल भर में मलबे में बदल गए जिससे लोगों को बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिला। ये भूकंप न केवल कुनार और नंगरहार बल्कि लगमान प्रांत तक महसूस किया गया। झटके काबुल यानी 140 किलोमीटर दूर तक पहुंचे जिससे राजधानी में भी लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए। कुनार क्षेत्र बेहद गरीब और दुर्गम इलाका है। अंतर्राष्ट्रीय मदद वहां पहुंचने में वक्त लगेगा। राहत और बचाव अभियान जारी है, लेकिन अधिकारियों को आशंका है कि मलबे में दबे और भी लोग हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वो आज अफगानिस्तान में आए भीषण भूकंप से प्रभावित लोगों के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं दूसरी ओर
दोस्तों, चीन के तियानजिन में चल रहे एससीओ समिट के दौरान एक बड़ी मुलाकात हुई। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठे और कई अहम मुद्दों पर बात की। एर्दोगान ने पुतिन का स्वागत करते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्त, आप जानते हैं कि हम आपको तुर्की में देखने के लिए कितने बेताब हैं। हमारा निमंत्रण हमेशा आपके लिए खुला है। हमारे रिश्ते भरोसे और सच्चाई पर टिके हैं और छोटी मोटी मुश्किलें इन रिश्तों को कभी नहीं हिला सकती। पुतिन ने इस दौरान तुर्की की तारीफ की और कहा कि यूक्रेन जंग को ख़त्म करने में अंकारा का रोल बहुत अहम है और आगे भी तुर्की की ये कोशिशें जारी रहेंगी। दोनों नेताओं ने तुर्की और रूस के रिश्तों पर चर्चा की और कहा कि व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा और निवेश जैसे क्षेत्रों में पहले से बनी साझेदारी और भी मजबूत हो रही है। बैठक में यूक्रेन जंग भी बड़ा मुद्दा रहा। एर्दोगान ने साफ कहा कि तुर्की लगातार कोशिश कर रहा है कि इस जंग का इंसाफी और स्थायी हल निकले। उन्होंने याद दिलाया कि इस्तांबुल में हुई शांति वार्ताएं इसी दिशा में एक बड़ी पहल थी। इसके साथ साथ गाजा पर इजरायल के हमले, सीरिया की स्थिति और उसकी राजनीतिक एकता बनाए रखने पर भी दोनों नेताओं ने विचार विमर्श किया। एर्दोगान ने अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच चल रही बातचीत पर भी उम्मीद जताई और कहा कि अगर ये बातचीत सफल रहती है तो काकेशस इलाके में स्थायी अमन और स्थिरता आएगी, जो तुर्की और रूस दोनों के लिए फायदेमंद होगी। इस अहम मुलाकात में तुर्की के कई बड़े मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। विदेश मंत्री हाकन फिदान, रक्षा मंत्री यासर गुलर, ऊर्जा मंत्री, वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री, व्यापार मंत्री, खुफिया एजेंसी के चीफ इब्राहिम कालिन और राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार चागरी एरहान भी। मतलब बैठक काफ़ी अच्छा रहा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग ने चीन की अपनी ऐतिहासिक यात्रा से पहले देश में बने एक नए मिसाइल फैक्ट्री का दौरा किया। ये फैक्ट्री उनकी उस बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है जिसमें वो मिसाइलों का तेजी से बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहते हैं। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक किम ने इस दौरे के दौरान 3 नई लंबी अवधि की योजनाओं को मंजूरी दी जो मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस करेंगी। उन्होंने कहा कि उनके देश की मिसाइल बनाने की ताकत पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई है। फैक्ट्री में नई असेंबली लाइन से लगाई गई है ताकि मिसाइलें और जल्दी बन सकें। किम ने वहां मौजूद साइंटिस्ट और वर्कर्स की तारीफ भी की और आगे सुधार के लिए हरी झंडी दिखाई। फैक्ट्री कहां है ये एजेंसी ने नहीं बताया, लेकिन एसोसिएटेड प्रेस का कहना है कि शायद ये जागांग प्रांत में है, जो चीन की सीमा के पास और हथियार उद्योग का गढ़ माना जाता है। दोस्तों, ये दौरा किम की बीजिंग यात्रा से ठीक पहले हुआ। चीन में वो एक बड़े सैन्य परेड में शामिल होंगे जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद रहेंगे और ईरान के राष्ट्रपति भी। किम और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात को 6 साल से ज़्यादा हो चुका है। ये उनका पहला इंटरनेशनल मल्टी लेवल इवेंट होगा जिसमें वो कई देशों के नेताओं से एक साथ मिलेंगे। ये परेड दूसरे विश्व युद्ध की 80वीं बरसी के मौके पर रखी जा रही है। इस परेड में कुल 26 देशों के लीडर इनवाइट किए गए हैं। इनमें रूस के पुतिन भी होंगे, जिन्हें किम पहले से यूक्रेन जंग में खुलकर सपोर्ट कर चुके हैं। यानी बीजिंग का ये शो दुनिया को चीन, रूस, उत्तर कोरिया की मजबूत तिकड़ी दिखाने का मौका होगा। अगर शी, पुतिन और किम एक साथ स्क्वायर में बैठते हैं तो ये वेस्टर्न देशों के लिए सीधा मैसेज होगा कि ये तीनों मिलकर एकजुट है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर ज़रूर करें।